डियर फ्रेंड्स, टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित पीसीएस परीक्षा में अगर हम चर्चा करें मुख्य परीक्षा में पॉलिटी की, तो वो जीएस पेपर 2 के अंतर्गत आता है। और यहां पर राष्ट्रपति का जो पहला भाषण होता है वो सुर्खियों में बना हुआ है और वहां से प्रश्न पूछे जाने की हमेशा संभावना रहती है। अगर राज्य में रहे तो राज्यपाल अगर कुछ कार्य करते हैं, चर्चा में रहते हैं तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यहाँ तो लोकसभा है, राज्यसभा है, संसद है। ठीक है, प्रश्न की प्रकृति आप समझ लें। भारतीय संविधान के परिप्रेक्ष्य में संयुक्त अधिवेशन के प्रमुख प्रावधानों की चर्चा कीजिए। अथवा भारतीय संविधान में संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन आयोजित करने का प्रावधान है। ऐसे अवसरों को गिनाइए जब ऐसा सामान्यतः होता है और ऐसे अवसरों को भी गिनाइए जब ऐसा नहीं हो सकता है। साथ ही कारण भी बताइए। दो प्रश्न है। इनकी पृष्ठभूमि में संयुक्त अधिवेशन है, किस तरह से बुलाया जाता है, कौन बुलाता है, कब नहीं बुलाया जाता है और भारतीय संसदीय परंपरा में इसका क्या महत्व है। इन प्रश्न को इतने भागों में तोड़ करके हम देख सकते हैं। चलिए बात करें हम उत्तर लेखन की, तो मोटा मोटा मैंने इस पूरे प्रश्न को 7 भागों में तोड़ लिया है। ज्यादा से ज्यादा करिए थोड़े से, क्योंकि आप ज्यादा इनपुट करिए, इनपुट उसमें रखिए, ग्राफ बनाइए, तो आपका जो आंसर है बहुत अच्छा माना जाता है। जैसे कि यह संयुक्त अधिवेशन क्यों महत्वपूर्ण है, संयुक्त बैठक क्या है, संयुक्त बैठक का महत्व क्या है, इसके संवैधानिक प्रावधान क्या है, संयुक्त बैठक के लिए देखिए, और संयुक्त बैठक आयोजित की गई है उसके लिए क्या प्रावधान है। ठीक है, एक तो संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है, ये वाला सेक्शन है, तो ये वाला सेक्शन है ना, कौन से आर्टिकल में उल्लेख है, ये वाला सेक्शन है। लेकिन संयुक्त बैठक के लिए प्रमुख प्रावधान क्या है, कितना कैसे निर्णय लिया जाएगा, कौन उसकी अध्यक्षता करेगा, इन सब का डिटेल हमको इस वाले सेक्शन में लिखना है। क्या संयुक्त बैठक के अपवाद भी हैं, इसको हम लिखेंगे और अंत में हम 7वें पॉइंट पर हम निष्कर्ष लिख करके एक पॉजिटिव आंसर दे देंगे। इस तरह से छोटे छोटे मैंने पॉइंट में ये प्रश्न को डिवाइड किया है, इस प्रश्न को विभाजित किया है। अब देखते हैं इसे, ये क्यों और इंपॉर्टेंट है। ये प्रारंभिक परीक्षा के लिए भी इंपॉर्टेंट है और मुख्य परीक्षा जीएस पेपर 2 के लिए। संसद की संयुक्त बैठक की बात करें तो संयुक्त बैठक का मतलब है दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा एक साथ बैठ करके कोई निर्णय लेते हैं, तो वो संयुक्त अधिवेशन माना जाता है उन लोगों का, या संयुक्त बैठक मानी जाती है। भारत के राष्ट्रपति ने हाल ही में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित किया है। यह पहली बार था जब उन्होंने नवनिर्वाचित 18वीं लोकसभा को संबोधित किया है। अब संसद की संयुक्त बैठक क्या होती है इसके बारे में हम जानेंगे, पेपर में लिखेंगे इसको। संयुक्त बैठक में संसद के दोनों सदनों जिसे लोकसभा और राज्यसभा की एक साथ बैठक होती है। अब ये कितने प्रकार की बैठक होती है, तो हम देखते हैं बच्चों कि ये 2 प्रकार की बैठक हो सकती है, मतलब 2 प्रकार से ये बुलाई जा सकती है सामान्यतः। पहले है अनुच्छेद 87 के तहत, ये पीटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए भी है, और इनका इन डेटा को लिखना बहुत जरूरी है। 87 के तहत क्या है, राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है। जब कोई सरकार नवनिर्वाचित होती है, शपथ ग्रहण के पश्चात क्या होता है, राष्ट्रपति का दोनों सदनों को बुला करके अभिभाषण होता है, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 87 में दे रखा है। अनुच्छेद 108 में विधायी गतिरोधों का समान है, मतलब जब दोनों सदन में सहमति नहीं होती है तो राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन को बुला लेता है ना। तो ये जो पॉइंट नंबर 2 है वो तब होगा जब किसी मामले में दोनों सदन एक दूसरे से सहमत नहीं होते हैं। उस कंडीशन में अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। कभी कभी कोई जिसे हमारा आगंतुक होता है, अतिथि होता है, और वो संसद को संबोधित करता है, जैसे बराक ओबामा आए थे हमारे यहाँ, तो उन्होंने हमारी संसद को संबोधित किया। इस मामले में भी संयुक्त अधिवेशन हो सकता है, लेकिन उसका विधायी प्रक्रिया से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 87 से स्पष्ट है कि राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों
को कब संबोधित करेंगे, इस बात का उल्लेख इसमें दे दिया है। प्रत्येक आम चुनाव के बाद पहले सत्र की शुरुआत से राष्ट्रपति राज्यसभा और लोकसभा को संबोधित करते हैं। प्रत्येक राष्ट्रपति प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र की शुरुआत में दोनों सदनों को संबोधित भी करते हैं। यानी यह इस बात को लिखना बहुत जरूरी है कि प्रत्येक आम चुनाव के बाद जो पहली बैठक होती है ना, पहला जो सत्र आयोजित होता है, उन दोनों सदनों को बुलाकर के राष्ट्रपति अपना अभिभाषण देते हैं, उनको संबोधित करते हैं। इस बात का उल्लेख करना जरूरी है। अब देखो यहां यह पॉइंट लिखना बहुत जरूरी है कि जो हमारा जो पहला संविधान संशोधन हुआ 1951 में, उसमें अनुच्छेद 87 को कुछ परिवर्तित किया गया, उसमें कुछ संशोधन किया गया। क्या किया गया? इसके खंड 1 में प्रत्येक सत्र जो वाक्यांश है उसको लोकसभा के प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात प्रथम सत्र और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारंभ पर से प्रतिस्थापित किया गया। मतलब इसको डिफाइन करके और बड़े रूप में इस शब्दावली का प्रयोग किया गया है। ये आप जरूर लिखेंगे आपके आंसर में, क्योंकि ये आपके आंसर को थोड़ा सा विशेष बना देगा। और ध्यान रखिएगा, जो ज्यादा लिखता है लेकिन टू द पॉइंट लिखता है और एक्स्ट्रा रिच कंटेंट अपने आंसर में इनपुट करता है, तो वो निश्चित रूप से उसका जो अंक का जो प्रतिशत है, अंक की जो मात्रा है, वो अन्य की तुलना में ज्यादा होती है। अब संयुक्त बैठक का अगर महत्व की मैं बात करूं, संयुक्त बैठक का महत्व क्या है? वे राष्ट्रपति को सरकार की नीतिगत प्राथमिकताओं के साथ साथ विधायी एजेंडे की रूपरेखा तैयार करने का अवसर प्रदान करते हैं। यानी संयुक्त बैठक जो है ये क्या करती है, जब ये पहली बार सत्र की पहली मीटिंग्स होती है तो उसमें राष्ट्रपति सरकार की योजना, नीतिगत योजना है, उसके बारे में संबोधित करते हैं। और मोस्टली ये जो भाषण है वो केंद्र सरकार ही तैयार करती है, राष्ट्रपति तैयार नहीं करते हैं, राष्ट्रपति उसे पढ़ते हैं, अभिभाषण देते हैं। इससे ये मालूम पड़ता है कि जो सरकार की कार्य योजना है, नीतिगत जो योजना है, वो राष्ट्रपति के अभिभाषण में परिलक्षित होती है। आम चुनाव के बाद दिए जाने वाला अभिभाषण विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यह प्राय नवनिर्वाचित सरकार के जनादेश और प्राथमिकताओं को प्रतिबिंबित करता है। संविधान के अनुच्छेद 108 का प्रयोग निम्नलिखित परिस्थितियों में किया जा सकता है। क्योंकि संयुक्त अधिवेशन की बात करें तो बच्चों ये 108 में है। अब इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। अभी तो 87 के बारे में बात की थी, अब 108 के बारे में लिखेंगे। जब कोई विधेयक एक सदन द्वारा पारित कर दिया जाता है लेकिन दूसरे सदन द्वारा अस्वीकृत कर दिया जाता है या वापस नहीं किया जाता है, ऐसी कंडीशंस में अनुच्छेद 108 के तहत क्या किया जाता है? संयुक्त अधिवेशन को राष्ट्रपति महोदय बुलाते हैं। जब राष्ट्रपति किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस करता है, जब विधेयक को दूसरे सदन द्वारा प्राप्त किए जाने की तिथि से 6 महीने से अधिक समय बीत चुका हो और विधेयक को दूसरे सदन द्वारा पारित नहीं किया गया हो, ऐसी कंडीशन में भी संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। संयुक्त बैठक के लिए प्रमुख प्रावधान क्या है, इसके बारे में हम लिखेंगे। देखिए, बुलाता कौन है? इसे राष्ट्रपति बुलाता है, ये ऊपर लिखेंगे। लोकसभा अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करता है, लेकिन ध्यान रखना उपराष्ट्रपति या राज्यसभा का सभापति संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं करता है। लोकसभा की प्रक्रिया के नियमों का पालन किया जाता है। कोरम दोनों सदनों के कुल सदस्यों का 10वां हिस्सा होती है। यानी लोकसभा, राज्यसभा दोनों सदनों के सदस्य संख्या को जोड़ेंगे, 1/10 निकाल लेंगे, भाई आपकी कोरम होगी। विधायी गतिरोधों को हल करने के लिए अंतिम उपाय के रूप में उपयोग किया जाता है और निर्णय साधारण बहुमत से लिए जाते हैं। ध्यान रखना, यहां पर निर्णय संयुक्त अधिवेशन में साधारण बहुमत से लिए जाते हैं। अब यह आए कि संयुक्त बैठक के क्या अपवाद हैं, यानी किन मामलों में संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता। तो हमारे पास 2 प्रावधान हैं। एक है धन विधेयक अनुच्छेद 110 के तहत और दूसरा है संविधान संशोधन विधेयक अनुच्छेद 368। ठीक है, यानी ये दोनों धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जाता है, राज्यसभा में उसकी जो पावर है, राज्यसभा की जो पावर है धन विधेयक के मामले में ज्यादा नहीं है, कम है, न्यून है। और संविधान संशोधन विधेयक दोनों सदनों के द्वारा पारित होना चाहिए, अलग अलग पारित होना चाहिए। इसीलिए इन 2 केसेस में संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती है। 1950 के बाद केवल 3 विधेयक संयुक्त बैठकों के माध्यम से पारित किए गए हैं। इनका उल्लेख करना बहुत जरूरी है,
प्री में तो अक्सर पूछा ही जाता रहता है। कौन सा है? दहेज निषेध विधेयक 1960, बैंकिंग सेवा आयोग निरसन विधेयक 1977, आतंकवाद निवारण विधेयक 2002। आप ज्यादा अपने और को स्मार्ट तरीके से लिखना चाहते हैं तो यहां पर आप पीएम का नाम लिख करके आप अपने कंटेंट को और रिच कर सकते हैं। अब यहां पर हम निष्कर्ष लिख देंगे कि संयुक्त बैठक संविधान द्वारा प्रदत्त एक असाधारण व्यवस्था है जो संसद के दोनों सदनों के बीच गतिरोध को दूर करने और तालमेल सुनिश्चित करने के लिए है। यह सरकार के जल्दबाजी में बनाए गए कानून पर राज्यसभा द्वारा नियंत्रण और संतुलन भी स्थापित करती है। इस तरह से आप इसका एंड कर देंगे। ठीक है, आई थिंक मुझे लगता है कि आपने इस प्रश्न की थीम को समझा होगा। अब आप खुद लिखिए, एक दो बार वीडियो देखिएगा, है ना, और फिर अपना लिखने का प्रयास कीजिएगा। फिर तुलनात्मक रूप से देखिएगा कि कौन सा पॉइंट छूटा है, कहीं ऊपर नीचे गड़बड़ तो नहीं हुआ है। एक और मैं बात बता दूं, यूपीपीसीएस मेंस जीएस पेपर 2 ओनली मात्र 2000 रुपए, मैंने 2000 रुपए में ये कोर्स अब लॉन्च कर दिया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे रखी है, वहां से जाकर के आप ज्वाइन कर सकते हैं मात्र 2000 में। अब आपको क्या मिलेगा ये देख लीजिए, विशेषता देख लीजिए इसकी। संपूर्ण पाठ्यक्रम के अपडेट नोट्स आपको मिलेंगे, डेली आंसर राइटिंग जिसमें आपको 3 प्रश्न दिए जाएंगे, टॉपिक बाय टॉपिक मिलेंगे, व्यक्तिगत मार्गदर्शन है, 10 फुल टेस्ट है और ये हर 15 दिन पे होगा। ठीक है, जब तक मेंस नहीं हो जाता। ठीक, रिकॉर्डेड वीडियो में प्रत्येक, जैसे आज ये मैं प्रश्न दे रहा हूं, इन ऐसे प्रत्येक टॉपिक का रिकॉर्डेड वीडियो और जो प्रश्न है उसका रिकॉर्डेड वीडियो मैं आपको दूंगा। लाइव डिस्कशन, जैसे आपको लगता है कि कोई चीज आपको नहीं समझ में आई है तो मैं वीकली में 4 लाइव सेशन करूंगा जिसमें आप मेरे से पूछ सकते हैं कि सर ये वाला पॉइंट नहीं है समझ में आया, या आपकी जो भी समस्या होती है उस लाइव डिस्कशन में आप मुझसे वार्तालाप कर सकते हैं, संवाद कर सकते हैं, अपनी कमियों को दूर करा सकते हैं, या कोई चीज न समझ में आ रही हो तो उसे क्लियर कर सकते हैं। करना क्या है, इसके लिए डाउनलोड करना है मोबाइल एप्लीकेशन प्ले स्टोर से, और टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी वहां से डाउनलोड कर लेंगे, और वहां पर जो कोर्स आपको लेना है, जीएस फर्स्ट, जीएस 2 और जीएस 5, ये अभी मैंने 3 स्टार्ट किए हैं। कोई जो अच्छा लगता है वो आप ले सकते हैं, और प्री की अगर टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो वो भी मेरे ने स्टार्ट कर दी है, उसको भी आप ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।